शुभकामना देने के लिए आए। हैरानी की बात है कि सरकार विकास के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की बात करती है। हालत इस किस्म की है कि जहां कहीं नई सड़कें बनाई जाती है वो गड्ढों में तब्दील हो जाती है। स्टेडियम की हालत ऐसी होगी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जल्दी से ऐसे किसी खेल में शामिल नहीं होने देते जिसमें कहीं स्टील का उपयोग हो। उनको एक डर और भय हो गया कि कहीं बच्चा खेलने जाएगा, पोल ना गिर जाए, कोई दूसरा खंबा खुंबा लगा सिटी में वो ना गिर जाए, मतलब रख रखाव नहीं है। उसकी वजह से इस किस्म के हादसे हैं। इससे ज्यादा बड़ी और शर्मनाक बात नहीं हो सकती सरकार के लिए। अब 3 तारीख को कल चंडीगढ़ में हम गवर्नर से मिलेंगे। इन सारी बातों को गवर्नर के संज्ञान में भी लाएंगे। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा भी है वहीं कानून व्यवस्था भी आज पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, खत्म है। और उसके साथ साथ जो नई भर्तियां की जा रही है उनमें एक बड़ी गड़बड़ी है। लेक्चरर्स की पोस्टें निकली हुई है, 30 पोस्ट है, 70 लोग भर्ती करने हैं और 70 में 32 लोग बाहर के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी निष्पक्ष है सरकार। जो कहते हैं पर्ची और खर्ची नहीं है, बिना पर्ची के तो कोई रोजगार है ही नहीं। हर वो पर्ची भी जो है वो हरियाणा के लोगों की नहीं, बाहर के लोगों की है, ताकि किसी को पता भी ना चले। यूनिवर्सिटीज की ऐसी हालत है, रोहतक यूनिवर्सिटी की विशेष तौर पे चर्चा करूंगा। जो एक ग्रेड यूनिवर्सिटी थी आज 11वें पायदान पे 6500 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने वहां से पीएचडी की, जो कोई नौकरी लगे, आज उन पर तलवार लटकी सब में। उनके जो वहां के सर्टिफिकेट है वो शक की दृष्टि में आ गए। अनक्वालिफाइड लोग जो है लेक्चररों के पदों पर लगा रखे। आपके यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो एक ऐसे व्यक्ति को एडिशनल चार्ज दे रखा है रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में, जो स्कूल के अंडर का लेक्चरर है, जो क्वालिफाई नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में लग ही नहीं सकता, जो यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट के ऊपर लग करके किसी बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता, तो स्कूल का लेक्चरर है, वो यूनिवर्सिटी में कैसे उसको इतना बड़ा चार्ज दे दिया गया। आप इसको लापरवाही कहोगे या फिर आरएसएस अपने कैडर को किस तरह से किसी भी पोस्ट पर ले जा करके कितना बड़ा उसका दुरुपयोग कर रही है। ये सारे काम अपोजिशन के हैं। लेकिन हैरानी की बात है अपोजिशन में ऐसे लोग हैं आज जो केवल आपस में लड़ते हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई में है। एक ही मुद्दा है उनके पास, वोट चोर। ये एक ऐसी चीजें हैं प्रदेश के अंदर जिनको समय समय पर उठा करके सरकार को घेरना चाहिए। एक नई चीज हो रहा है आजकल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब कमजोर पड़ती है तो जात पात मजहब धर्म इनका सहारा लेती है। अब बीजेपी जैसे जैसे कमजोर हुई 1 साल में, नए सिरे से ऐसे लोगों के पीठ पे हाथ रख दिया जो केवल भद्दा बोलना जानते, जो पर्टिकुलर एक कास्ट को टारगेट कर रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में राम कुमार गौतम की जो भाषा थी वो बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली। ऐसे लोगों पे अंकुश होना चाहिए। ये तो कोशिश कर रहे फिर से बांटने की, तोड़ने की, लेकिन अब प्रदेश के लोगों की ये बात पूर्ण रूप से समझ आ गई कि भाजपा केवल धर्म और जाति के नाम के ऊपर हमें बांट करके आगे बढ़ना चाहती है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में नई विधानसभा की चर्चाएं थी और ये सब फालतू की बातें थी, लोगों का ध्यान बांटने की बात थी। ये संभव ही नहीं था कि आप चंडीगढ़ के अंदर जिसको यूटी का दर्जा मिला है वहां जाकर के आप ये को क्यों अपनी राजधानी बनाए। ये सिर्फ ध्यान बांटने की बात थी। अब उससे एक संदेश और जाता है कि जब हमें वहां जमीन अलॉट नहीं की थी हरियाणा को, तो इसका मतलब हमारा जो चंडीगढ़ को लेकर के जिस ढंग से हमें पैरवी करनी चाहिए, लगता नहीं है कि सरकार कमजोर पड़ गई। एक्चुअल में तो जो एक कमीशन बना था, शाह कमीशन, उस कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था, इंदिरा गांधी के वक्त में बना। हमें हर हालत में चंडीगढ़ के लिए बड़े जोर शोर तरीके से लड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए। सेशन बुला करके अपना पक्ष मजबूती के साथ रख करके विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को फिर भेजना चाहिए और उसके साथ पुरानी वो सारी रिपोर्ट लगानी चाहिए जिसमें फैसले में चंडीगढ़ में मिला हो। 7 साल हो चुका है, काम काज को कैसे देखे हैं आप? आपके जेल में आपने देखा नहीं कल ऐसा काम काज है, तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपके सामने है। जो सड़कें कल तक नई बनाई गई थी आज गड्ढों में तब्दील होगी। गड्ढे भी 10-10 फुट के हैं, कोई साधन अगर गिर जाए तो बचना मुश्किल है। सर, प्रदेश का रखवाला कौन होगा? प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंग हुआ, गैंगस्टरों की नौकरी देगा सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री था और नूह में जब एक षड्यंत्र के तहत दंगे कराए गए, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर का ये बयान था मुख्यमंत्री जी कि मैं हर आदमी को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा। इसका मतलब सरकार तो है ही। वाईप्रोम केस में डीजीपी ओपी नरवाल को बनाया गया था, ओपी सिंह को बनाया गया था। फिर दोबारा ये रिटायरमेंट के बाद दोबारा फिर उनका लिस्ट में नाम है नरवाल का। कपूर नरवाल का दोबारा नाम बनाया था। अगर फिर से ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है तो फिर आप ये मान के चलो कि दीपापोती थी उसको हटाया क्यों था? अगर वो कसूरवार नहीं है कहीं तो उसको उसके पद से नहीं हटाना चाहिए। चौटाला साहब, आप खुद अपनी सुरक्षा को लेकर जो आपको धमकियां मिली हैं उसको लेकर हाईकोर्ट में आप गए हैं और आपने केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा की मांग की है। आपने मैंने बारी बारी सरकार को रिमाइंडर दिए। मैंने ये बताया उनको कि जहां से मुझे थ्रेट आई है वो नंबर आज भी वर्किंग में है। इसका मतलब सरकार ने अपनी तरफ से कोई आगे कदम बढ़ाया ही नहीं। बात मेरी सुरक्षा की नहीं है, बात प्रदेश की सुरक्षा की है। मेरी सुरक्षा करने वाले तो बहुत हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आ जाओ। मेरे साथ तो यूथ इतनी बड़ी संख्या में है कि मैं अगर एक कॉल करूंगा तो हजारों बच्चे मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है उससे सरकार को नहीं मांगना चाहिए, जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। मुझे नहीं। मैंने एक बार विधानसभा में अपोजिशन लीडर था तो
सरकार को एक क्वेश्चन किया मैंने विधानसभा, क्वेश्चन भी करेंगे राइट कि कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से। मेरी ख्याल कोई 500-600 लोगों को सुरक्षा दे रखी है, अब तो और बढ़ गई होगी। मैंने उनसे पूछा कि ये सुरक्षा दी है, उसमें सब जगह एक ही नाम लिखा हुआ था कि इनको थ्रेट है इसलिए सुरक्षा दे रखी। मैंने ये पूछा था कि अगर थ्रेट है इतने लोगों को, तो जिन्होंने थ्रेट किया है इनको, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। ओपी सिंह के डीजीपी बनने के बाद उसने खुद ये कहा कि मैंने 247 से ज्यादा अलग अलग गिरोह चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किए हैं। तो इतने साल से उनको प्रोटेक्शन किसने दे रखी थी? पनाह किसकी थी उनको? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है जिन्होंने उनको पनाह दी हुई है? इन सब चीजों से ये ध्यान होता है कि सरकार ही ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वो नशे का कारोबार करने वाला है, चाहे कोई फिरौती मांगने वाला है, चाहे कोई गैंगवार वाला है। गैंगवार का जिक्र आपके पूर्व प्रदेश एसपी अभी तक जांच कर रही है, क्या कुछ सोचते हैं? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सीबीआई के पास केस है, अब तक उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जिनके खिलाफ बाई नेम पर्चा दर्ज है। चौटाला साहब, गृह मंत्रालय ने आज पत्र जारी किया है कि आप चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ हरियाणा का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि अलग से विधानसभा भी नहीं बनाई जा सकती हरियाणा के लिए, तो चंडीगढ़ में कमजोर लोगों के हाथों में प्रशासन रहा जा सकता है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। आरएस यादव का जो मामला चला हुआ, आपने 100 करोड़ का मांगने का नोटिस भेजने के लिए कहा था, और आरएस यादव का दोबारा इंटरव्यू उसको अकेले को नहीं भेजूंगा, मैं कईयों की तसल्ली कराऊंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत बकवास शुरू कर रखी है, सबको लीगल नोटिस जाएंगे और सबको खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। तुम फिर अपने चैनलों पर चलाओगे कि जिन लोगों ने फालतू की बकवास की आज उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आरएस यादव कहते हैं कि मैं 100 करोड़ दे दूंगा अगर मैं गलत हूं मोदी सिंह को। वो तो नोटिस जाएगा उसके पास, जब पड़ेगा उसको, वो भी कोर्ट में आकर के माफी मांगेगी। कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? हैं? कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? तो और क्या करूंगा? ऐसे लोगों के इलाज तो करना पड़ेगा मुझे। आप यूं बताओ मुझे, 23 साल बाद आरएस यादव को कैसे याद आया मैं तेरे को उधर से पिटा गया? इतने दिन चुप क्यों था? साजिश लगी है। बड़ी साजिश है। आप देख नहीं रहे, पिछले कई दिनों से प्रदेश के अंदर मेरे खिलाफ एक फिर मुहिम खड़ी की जा रही है। बारी बारी से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस तरह के काम किए थे। भाई तुम इतने साल चुप क्यों थे? कोई नैम कांड की बात करता है, कोई ये कहता है मुझे गांव के थाने में ले जाकर के पीटा। जयप्रकाश कह रहा है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। तो तू कांग्रेस में था, सरकार थी, बीजेपी में था, सरकार में शामिल था, तो इन चीजों की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? क्यों चुप बैठी थे भाई? तो आरएस यादव कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद मैंने एक प्रेस वार्ता भी की थी, उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी। कोई उसकी हार्ड कॉपी है? वो तो उसी के पास होता है। उसको अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पुलिस में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? कितने आयोग है उनमें जा सकता था? ये सब बकवास है। चौटाला साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पेटवाड़ा गांव से जस्टिस सूर्यकांत जी पहुंचे हैं। क्या लगता है, न्याय व्यवस्था में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के साथ न्याय करता है। उस मामले से कोई पार्टी किसी को नुकसान पहुंचा है? जो मामला चला हुआ है, कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से कि मेरी छवि खराब की जाए, लेकिन